एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 5 अहम और बड़ी खबरों की। बताएंगे आपको क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर जताया असंतोष, क्यों लगाई फटकार। बताएंगे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने फिर किया साफ, आतंक का करेंगे खात्मा। और चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्यों आर्यन खान को लगा कोर्ट से झटका, नहीं मिल पाई बेल। साथ ही एक नजर प्रधानमंत्री मोदी के कुशीनगर दौरे पर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा जिन किसानों की फसल हुई बर्बाद उन्हें मिलेगी मदद। लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जो कि लखनऊ से आ रही है। प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया है। आगरा जा रही थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जिस वक्त उनके काफिले को रोक दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की पुलिस से इस दौरान झड़प भी हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त आगरा जा रही थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। वाल्मीकि समाज के लोगों से वो मिलने जा रही थी। पुलिस हिरासत में अरुण वाल्मीकि की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों से वो मिलने जा रही थी, लेकिन उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया, उन्हें रोक दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों से वो मिलने जा रही थी और इस दौरान ये झड़प की भी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर झड़प भी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया है। मौत की भी खबर सामने आ रही है पुलिस कस्टडी के दौरान। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलने जा रही थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें मिलने जाने से रोक दिया गया। उनका जो काफिला था उसे रोक दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपस में पुलिस और जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं उनमें भी खींचतान देखने को मिली। झड़प की ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार ऐसे लखीमपुर खीरी की भी हम बात कर ले तो उस वक्त भी प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया लखीमपुर खीरी। वहां पर भी जाने से उन्हें रोका गया, उन्हें हिरासत तक में ले लिया गया था। और ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं। हालांकि अब ये जो बात सामने आई है कि पुलिस हिरासत में अरुण वाल्मीकि की मौत भी हो गई है। झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हैं। जो काफिला जा रहा था उनके साथ उसे भी रोक दिया गया है। कांग्रेस से हमारे साथ अजय अरोड़ा हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। ये प्रियंका गांधी के काफिले को जो रोक दिया गया है, वाल्मीकि समाज के लोगों से वो मिलने जा रही थी, तो ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है क्यों उन्हें रोक दिया गया? किस चीज का डर है जो प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया गया? जी आज मुझे चंबा बिल्कुल नहीं हो रहा, चाहे हादसे की घटना हो, चाहे लखीमपुर, चाहे गोरखपुर हो। आदित्य योगीनाथ जी का काम है प्रियंका गांधी की गति को रोकना। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जंगल राज है, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, जिस प्रकार से व्यापारी की हत्या हुई, कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हत्या हुई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को आदित्य योगीनाथ जी रोकना चाहते हैं। प्रियंका गांधी से डरे में असल में, और ये डर कहीं न कहीं डर इसलिए मुझे आज चंबा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी कि आप रोकेंगे, क्योंकि प्रियंका जी जा रही है वहाँ पे। और कहीं न कहीं गति अवरोधक आदित्य योगीनाथ जी का नाम है गति अवरोधक। उत्तर प्रदेश में गति अवरोधक का काम करते हैं और इससे गति कम होने वाली नहीं है। नेहा आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने कसम खाई है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कल घोषणा की कि महिलाओं के प्रति 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो महिला के लिए, किसान के लिए, वाल्मीकि के लिए प्रियंका गांधी का एक चेहरा लोग स्वीकार करने लगे हैं प्रियंका गांधी को। और ये परिवर्तन की ओर जा रही है कि जितना रोकेंगे नेहा जी, इन्होंने चाहे जहाँ जहाँ रोका, आज आगरा के लिए रोका, जहाँ जहाँ रोकेंगे इससे ख्याति बढ़ेगी, इससे गुडविल बनेगी प्रियंका गांधी की, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं नेहा जी। तो यानी आपका ये मानना है कि जिस परिवर्तन की राह पर वो निकल पड़ी हैं, लोग उनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और इसी का डर सरकार को है, इसीलिए बार बार उन्हें रोका जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, कहीं ना कहीं डर है। प्रियंका गांधी का नाम रात को आदित्य योगीनाथ जी सोते होंगे, इनको स्वप्न में भी प्रियंका गांधी दिखती होंगी, राहुल गांधी दिखते होंगे, तो कहीं न कहीं डर भी सता रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार तो कहती है कि प्रियंका गांधी माहौल को खराब करती हैं, इस वजह से उन्हें रोक दिया जाता है। देखिए
हम विपक्ष में नेहा जी, अगर देश में या राज्य में कहीं घटना घटती है, ये कौन सा संविधान है, कौन सा लोकतंत्र है जहाँ किसी विपक्ष के नेता को ना जाने दिया जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान के पन्नों को तार-तार कर रही है, इस संविधान को कुचल रही है, ये लोकतंत्र की हत्या करती है। क्या विपक्ष का जाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है? अगर सरकार की जवाबदेही नहीं हो रही, अगर सरकार ठीक से प्रशासन देश और राज्य नहीं संभाल पा रहा, तो क्या विपक्ष शांत बैठ जाए? नेहा जी, आप मुझे बताएं, आप इतनी अच्छी बड़ी एंकर है, इतनी बड़ी पत्रकार है, क्या विपक्ष का ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती? देखिए हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हर किसी को आज़ादी है, और अगर प्रियंका गांधी जा रही हैं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उन्हें जाना भी चाहिए, चाहे इलेक्शन के पर्पस से हो, तमाम आरोप उन पर लगाए जाते रहे हों, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं। शायद उन्हें साथ भी मिल रहा है लोगों का, इसीलिए कहीं ना कहीं डर भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जैसे अजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये कहा कि लोगों में देखा जा रहा है एक अपनापन प्रियंका गांधी की तरफ, और उस परिवर्तन की राह पर प्रियंका गांधी के निकलने के बाद अब सरकार को डर सताने लगा है। और ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया। वो आगरा जा रही थी, उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया। बढ़ते हैं आगे। कोर्ट में आज लखीमपुर हिंसा मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए पूछा कि अब तक 4 लोगों को ही क्यों पुलिस कस्टडी में लिया गया। कोर्ट ने इस दौरान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी होने पर यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी तक नहीं मिली, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि हमने जो स्टेटस रिपोर्ट है उसे दाखिल कर दिया है, आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस से जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं और कैप्टन आई सिंह बीजेपी से है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। धन्यवाद मैडम। जावेद जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया है कि आखिर आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? मैम सवाल जरा दोहरा दीजिए, आवाज आपकी पहले समझ में नहीं आई थी। जी सर, जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा का मामला है, कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, 4 गवाहों के बयान दिए, बाकी गवाहों के क्यों नहीं दिए गए, इतनी देरी क्यों हुई, स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, इस देरी के पीछे की वजह आप क्या आंकते हैं? नहीं देखिए नेहा जी, निश्चित रूप से सरकार का पहले दिन से, पहले क्षण से जो पहला कदम था वो आरोपियों को सीधे सीधे बचाने का, उनको संरक्षण देने का था। आज यही परिस्थितियां हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा फटकार लगानी पड़ी है। लेकिन अब जो लोग निर्लज्जता की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग मिथ्या आंकड़ों के बल पर सत्ता का संचालन है, निश्चित रूप से उनकी सेहत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो अपनी मनमानी पर, मनमर्जी पर कल भी आमादा थे, आज भी आमादा है। वो अभी ये कह देंगे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, वो उन्होंने यूं ही कह दिया है। तो इस तरीके की बात करते हैं। बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस परिजन है, जो किसान और पत्रकार शहीद हुए, उनके परिजन आज भी कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सरकार से धन नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ठीक है जावेद जी, कैप्टन आई सिंह से ले लेते हैं हम जवाब। सिंह साहब, आपको क्या लगता है जो मांग की जा रही है कि हमें न्याय चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगा दी गई है? जी नेहा जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो SIT की वहाँ गठन हो चुका है। और SIT इसमें जांच कर रही है, तो इसमें सरकार का कोई मतलब ही नहीं रहता। अब तो ये SIT किस तरह से अपनी जांच करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी, उस तरह से उसमें जो भी कोर्ट है न्यायपालिका उसमें संज्ञान लेगी। सर सवाल तभी यही है कि क्यों देरी हो रही है सर, इसीलिए बार बार सवाल उठा रहे हैं। क्या सरकार की कोई मिलीभगत है, आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिल पा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है किसानों को, इसीलिए सर ये सवाल उठा रहे हैं बार बार?
नेहा जी अभी ज्यादा महीना भी नहीं हुआ है। हाँ। और जांचें अगर सही तरह से जांच होती तो उसमें टाइम लगता है। और एसआईटी की जांच कोई छोटी पूरी जांच एजेंसी नहीं है। एसआईटी पूरा जब पूरे जो है ना उसको खगाल के प्रूफ लाएगी तभी वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब इसमें अगर वो जल्दबाजी कर देगी तो ये होगा कि लोग जांच एजेंसियों ने जांच नहीं करी है, सरकार के दबाव में उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। तो वो अपनी गहन जांच कर रही है, जब उसका पूरा ओपिनियन वो निकाल लेंगे तो पेश कर देंगे। तो ये कहना गलत होगा कि सरकार का इसमें कोई अब रोल नहीं रहा है। ठीक है जावेद जी, सिंह साहब कह रहे हैं कि सरकार का कोई रोल नहीं है, एसआईटी को मामला सौंप दिया गया, उन्हें वक्त लगेगा अभी। देखिए एसआईटी कोई जो है संविधान नेतर सत्ता तो है नहीं, उसको तो सरकार ने गठित किया है। और एसआईटी किस तरीके से काम कर रही है, देखिए अभी जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, हमारे साथी ने कहा, मैं उससे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि देश में तमाम ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं कि 30 दिन में फांसी तक की सजा हो गई। और ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ तो मामला सीधे उल्टा है कि किसी तरीके से इसमें टाइम पास किया जाए, कभी एसआईटी के नाम पे, कभी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में जांच के नाम पर। तो इसमें सत्ता के जो उच्च पदों पर सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं, यहाँ मामला वो है, एक केंद्रीय मंत्री का पुत्र है और दूसरा भाजपा के एक राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके साले का मामला है। और ये सब बहुत बड़े लोग हैं और इन लोगों ने ये जो पूरी बीजेपी की इवेंट पॉलिटिक्स है, ये उसी का एक हिस्सा था कि जाते हुए किसानों पर, जाते हुए निहत्थे किसानों का पर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी जाए और किसान और पत्रकार की मौत हो जाए। ठीक है जावेद जी, लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है, बीजेपी ये भी कह रही है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है पूरे मामले की, एक तरफा ही सुनवाई हो रही है, हमारा पक्ष सुना नहीं जा रहा। नहीं, ये तो सरकार पर ही सारी चीजें है ना, सरकार ही कार्रवाई कर रही है। सरकार जब कार्रवाई कर रही है तो वो जब वही पक्षपात होने का आरोप लगा रही है तो आखिर आप ये बताइए कि लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। हमारा तो दर्द ये भी है कि वो 5 लोग ही नहीं, किसान और पत्रकार जो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, उनकी भी दुखद मौत हुई है। हमें उस पर भी अफसोस है। आखिर लोगों के साथ इंसाफ करने से सरकार को कौन रोक रहा है? ये जो झूठ की राजनीति हो रही है। सिंह साहब आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए कि कौन रोक रहा है इंसाफ देने से। जी मेरे से जी सिंह साहब आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही जवाब दीजिए जावेद जी का कि कौन रोक रहा है सरकार को। नेहा जी, सरकार को कोई नहीं रोक रहा है। ये शायद कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं इनको इतनी सोच या समझ नहीं है, या ये बिल्कुल अरे समझ आपको नहीं है, आपकी आरोप लगा रहे हो कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही और हमको ना समझ। ठीक है जावेद जी, एक बार बात आप पूरी करने दीजिए, एक बार आप सुन लीजिए एक बार उनका पक्ष की क्या कह रहे हैं वो। तो नेहा जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार का अब इसमें कोई रोल नहीं है। जांच एजेंसियां जांच कर रही है और जब वो पूर्ण जांच कर लेंगे तो पेश करेंगे, क्योंकि वहाँ हत्याएं एक नहीं हुई है, वहाँ 2 लोगों की हत्या हुई है। जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी से कुचल के मारे गए, उनकी भी जांच हो रही है। और जो 5 लोग जो है ना पीट के सरेआम मारे गए, दुनिया ने देखा है, उनकी भी जांच हो रही है। और जांच एजेंसियां जब पूरी रिपोर्ट अपनी बना लेंगी कि किसको क्यों मारा गया तो वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। तो इसमें जो मुख्य आरोपी था उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, वो आज अंदर पुलिस कस्टडी में है। तो कहने को कुछ बचता ही नहीं है। मगर बात वो है कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करना है। कांग्रेस जो है ना लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई, वहाँ तो प्रियंका गांधी, सोनिया और सब राहुल सारे अपने प्रांतों के मुख्यमंत्री को लेके वहाँ डेरा जमा के पहुंच गए थे। और कश्मीर में अभी जो है ना 9 लोगों की निर्दोष हत्या होगी, उसमें इन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया है। राजस्थान के आपने देखा कि राजस्थान में जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया, उससे इन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। कहाँ हुआ? किस जिले में हुआ पता है? कुछ सिलेक्टेड कुछ भी पता नहीं है। अरे कश्मीर में सत्ता आपकी है, आप वहाँ पर प्रशासन संभाल नहीं पा रहे, वहाँ पर भारतीय नागरिकों की हत्या। यानी जावेद जी सिंह साहब का ये कहना है कि सिर्फ आप लखीमपुर खीरी का जो मामला है उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, देश दुनिया में जो और चीजें चल रही हैं उस तरफ कांग्रेस का ध्यान नहीं है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का
FM न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर कांड कोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए हैं। गवाहों और पीड़ितों को 164 के तहत जो बयान है वो जल्द दर्ज होने चाहिए और सभी गवाहों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। एक आधा सवाल नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई गई है। स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए कहा कि हम इंतजार कर रहे थे 1 बजे तक, लेकिन आपने वो स्टेटस रिपोर्ट नहीं लेकर आई सामने। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है उसकी। सेना ने बुधवार को 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक की पहचान आदिल के तौर पर हुई है। आज आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक आदिल जुलाई 2020 से घाटी में सक्रिय था। उसने आम लोगों की हत्या की थी। आदिल ने पुलवामा के गरीब मजदूर सगीर अहमद की हत्या की थी। और यह भी बता दें कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर कश्मीर में 15 आतंकियों को मारा जा चुका है। खबर है कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की तरफ बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी होने की पुष्टि की। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की भी आशंका है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय मस्जिदों से मुनादी कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ अंतिम वार की तैयारी में रहे। इसी के साथ ग्राफिक्स के पूरे माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जो पुंछ में अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, इसे कैसे सक्सेसफुल करने की कोशिश की जा रही है। घाटी में आतंक को कैसे बढ़ने ना दिया जाए, कैसे उस पर रोक लगाई जाए। पुंछ में अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन 1 सप्ताह से जो चल रहा है। आतंकवादियों के एक समूह को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर कश्मीर में करीब 15 आतंकी हैं जिन्हें मार गिराया गया है और इसमें अब तक 9 सैनिक शहीद हुए हैं। और बीते सोमवार सुबह भी दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग हुई। दोनों पक्षों के बीच पहली मुठभेड़ 11 अक्टूबर को पुंछ जिले में हुई और पिछले 17 सालों में क्षेत्र में सबसे घातक मुठभेड़ थी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे की अगर बात करें तो इससे पहले घाटी के माहौल को सामान्य करने का दबाव है। यह भी बता दें कि शाह 23 से 25 अक्टूबर तक जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों का दौरा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से टारगेट किलिंग जम्मू में हुई उसके बाद उपजे तनाव को जल्द दूर कर अल्पसंख्यकों, प्रवासियों समेत सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और उनकी सुरक्षा को लेकर विश्वास बहाली का भी निर्देश दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों से जो जुड़े सूत्र हैं उनका कहना है कि अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले पूरी घाटी में पहले वाली स्थिति बहाल करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी का रुख कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज में। थैंक यू। सर, जो घाटी का माहौल है, भले ही आतंक वहां पैर पसार रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो सुरक्षा बल हैं वो स्थिति पर काबू पाते नजर आ रहे हैं। 15 आतंकियों को मार गिराया गया है। देखिए, वेरी गुड। 15 आतंकियों को मार गिराया है, ये बहुत अच्छी खबर है। और इससे पता चलता है कि हमारी सेना जो है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी चौकस हैं। बट सिक्योरिटी फोर्सेस डिफेंसिव पे हैं। जब आप डिफेंसिव पे होते हैं तो दुश्मन आप पे अटैक करता है, आप उसको मार गिराते हैं, पर आपके भी लोग मरते हैं। और वो आप धरती में हैं। 9 दिन में 10वां दिन चल रहा है, वो यहीं बैठे हैं। पूरा उनका अरेंजमेंट यहाँ पे है, सपोर्ट सेल यहाँ पे है, स्लीपर सेल उनको मदद कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, खाना आ रहा है। तो आपके घर के अंदर घुसे हुए हैं। तो ये इसमें तो हमारे को तो ठीक है, आपके घर में दुश्मन घुसे, आप मारते जाइए, पर कब्जा तो उसका अभी भी है, वही बैठा तो वही है जी। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट ठीक नहीं किए हैं। कमांड एंड कंट्रोल नहीं करेंगे और पीओके को लेंगे नहीं और उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, तब तक वो आप देंगे। और उनको मदद करने वाले बहुत है कश्मीर में। रेडिकल इस्लाम इतना सारा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रफुल्ल जी, जो पिछले दिनों हमने देखा टारगेट किलिंग की गई है, जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें अपना शिकार बनाया गया है। उसके बाद ये भी बातें थी कि 370 या 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की जो धारा है वो बह निकली है, घाटी का माहौल शांत हो गया है। लेकिन इस तरह से टारगेट किलिंग किया जाना, लोगों के सर पर मौत का साया मंडराना घाटी में तनाव पैदा कर रहा है। बिल्कुल तनाव पैदा कर रहा है, क्योंकि जब वो आपके घर में घुसेगा और ये मार काट मचाएगा तो तनाव तो पैदा होगा। और यही हो रहा है। उसको सब मदद कर रहे हैं, सारे स्लीपर सेल उसके मिले हुए हैं, लोकल मदद मिल रही है इसकी, और वो करता रहेगा अगले 50 साल।
मैं बता दूंगा आपको, पिछले 20 साल से हो रहा है और अभी भी होता रहेगा। और कितना चाहिए हमें, अपने खुद का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी बात पे आ रही थी सर कि क्या लगता है फिर कैसे इस माहौल को शांत किया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर आए दिन हमले होते रहेंगे तो कहां पर जरूरत है अलर्ट होने की? सबसे बड़ी बात है, आप पूरे जम्मू और कश्मीर में एक कमांडर लगाइए, एक कोर कमांडर के अंडर में सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस उसके अंदर होनी चाहिए। चाहे आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़े, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके घर में हफ्ते से 10 दिन से अगर कोई बैठा हो और आपके अंदर उन लोगों को मार रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? कोई साधारण सिचुएशन नहीं है। इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट रेडी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट रेडी नहीं है, ऑपोजिशन ज्यादा होगी, डेमोक्रेसी का लोग फायदा उठा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारे को। तो ये पहले तो ये चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, और आधुनिक इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, पीओके को बंद करना पड़ेगा, तब आपके बाद बात पड़ेगी। और पूरी फौज को खुली छूट होनी चाहिए एक कमांड एंड कंट्रोल बनाने की। हम कहते रहते हैं पर अभी खुली छूट नहीं है। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस समस्या का अगर समाधान हो पाएगा तो शायद लोगों के डर को भी हल किया जा सके, आतंक का जो माहौल पैदा हो रहा है उसे भी खत्म किया जा सकेगा और घाटी में एक बार फिर से लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो घाटी में भले ही डर का माहौल पसरा हुआ है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि कैसे इस आतंक ने जो पैर पसार लिए हैं उसे रोका जा सके। तक का सबसे लंबा ऑपरेशन चला है। इसमें हालांकि 9 सैनिक भी शहीद बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक घाटी में सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया है उसमें 15 आतंकियों को मार गिराया गया है। और ऐसे में अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो घाटी का माहौल है उसे शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल हमेशा से उठते आए हैं कि आखिर ये जो टारगेट किलिंग की जा रही है या फिर जो कश्मीरी पंडित है उन्हें डर के साए में रहना पड़ रहा है, क्यों वो डर के साए में रहने को मजबूर है, कहां पर कमी आ रही है, कहां पर लोग अलर्ट नहीं है, कहां पर सरकार अलर्ट नहीं है। तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे बिंदु जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे, लोग आतंक का शिकार होते रहेंगे। क्योंकि अभी तक भी 9 जो जवान हैं वो शहीद बताए जा रहे हैं इसमें। तो अब तक लेकिन पुंछ में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चला है जिसमें 15 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसे कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, सेना के हाथ लगी है। और इसी तरीके से इन तमाम आतंकियों को धर दबोचने की जो ये ऑपरेशन की कवायद शुरू की गई है, इसे यूं ही जारी रखा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, क्योंकि आर्यन खान को आज जमानत मिल पाएगी या नहीं, सभी की नजरें इस पर टिकी थी। लेकिन जानकारी के मुताबिक आर्यन खान की जमानत खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत को खारिज कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला बताएंगे और क्या क्या दलीलें पेश की गई हैं वो भी बताएंगे। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को आर्यन को बेल मिल पाएगी, पर ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को आर्यन को बेल मिल पाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, या कह ले कि उनकी उम्मीदों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया। आर्यन खान के वकील ने कहा कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुंबई स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद वो आर्यन खान की बेल के लिए हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी भी देंगे। फिलहाल आर्यन को आर्थर रोड जेल में कुछ दिन और अभी रहना होगा, यानी कि उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज जब सुनवाई होगी तो वो
अपने घर लौट पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें बेल नहीं मिल पाई है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार किसानों की बारिश से फसल की बर्बादी पर मुआवजे को लेकर बड़ा ऐलान कर चुकी है। प्रति हेक्टेयर 50,000 के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आदेश जारी कर दिया गया है कि जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ये भी कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, सभी एसडीएम और डीएम पैमाइश कर रहे हैं, कहां कहां फसल बर्बाद हुई है इस पर भी काम शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर हम सारी पैमाइश और सर्वे को पूरा कर लेंगे और उसके बाद 1.5 महीने के अंदर जो आपका मुआवजा है वो आपको दे दिया जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से किया गया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।